तो दोस्तों, जो पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं, सॉरी, जो थ्योरीज़ ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो कई प्रकार की हैं, जो अलग अलग व्यू रखती हैं डेमोक्रेसी को लेकर के। जैसे आप देखेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एज्यूम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एंड ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये सबसे प्राचीन डेमोक्रेसी की थ्योरी मानी जाती है। और इसका जो कनेक्शन कहाँ से स्टेबल्स किया जाता है, कनेक्शन स्टेबल्स किया जाता है आपके ग्रीक के डेमोक्रेटिक सिस्टम से। ओके, और यहाँ पर जब आप ग्रीक की बात कर रहे हैं, और वो भी एंशिएंट ग्रीक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या था, फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करता था उस टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी नहीं, और वहाँ सिटी स्टेट की बात होती थी, या सिटी स्टेट की बात होती थी, या तो आप जानते ही हैं वहाँ को सिटी स्टेट को पोलिस कहते थे। और इट डिनोट्स पर्टिकुलरली द सिस्टम ऑफ रूल दैट डेवलप्ड। ये जो मतलब इसका टाइम पीरियड है 4th या 5th सेंचुरी BC के टाइम पे डेवलप हुआ। कौन सा? जो आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है। और क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ऑल सिटीजन्स वर इनवाइटेड। क्या होता था? ऑल सिटीजन्स वर इनवाइटेड के। तो किस में इन्वाइट किए जाते थे? लॉ मेकिंग में। किसमें? लॉ मेकिंग में। बट उसमें भी कई रूल रेगुलेशन थे, जैसे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे कई रूल थे। और जो है कोर्ट सिस्टम्स और जूरीज जो थे उस टाइम के, जूरीज मतलब जजेस जो थे, वो डायरेक्टली जो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे इस प्रकार की डेमोक्रेसी में। और यहाँ पर गवर्निंग ऑफिशियल्स वर आइदर चूजन बाय लॉट और इलेक्टेड बाय असेंबली। मतलब ये या तो लोगों के जो असेंबली मिलती थी उसमें इलेक्ट होते थे, जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल से। वहाँ कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं होता था जैसे आज प्रेजेंट टाइम में है। तो ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है क्लासिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि क्लासिकल डेमोक्रेसी का ऐसा कॉन्सेप्ट तो कोई क्रिटिसाइज भी किया होगा। तो इस क्लासिकल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने वाला प्लेटो था। और प्लेटो क्रिटिसाइज क्यों किया था? तो आंसर इसका ये है कि प्लेटो ने इसलिए क्रिटिसाइज किया था क्योंकि इसी डेमोक्रेटिक रूलर ने रूलरों के चलते उसके जो क्या बोलते हैं मेन टीचर था, कह सकते हैं आप, मेन टीचर यानी कि सोक्रेटिस का डेथ हो गया। सोक्रेटिस का डेथ हुआ, उसने उसे झकझोर के रख दिया। और उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट थी। किसके लाइफ में? ये प्लेटो के लाइफ में। तो इस वजह से उसने इसको क्रिटिसाइज किया। और नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है प्रोटेक्टिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रोटेक्टिव या लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो एक सिंपल सी आपको यहाँ पर कॉन्टेंशन देखने को मिल रहा है, प्रोटेक्टिव। तो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन मन में उठना चाहिए कि भाई प्रोटेक्टिव मतलब क्या? क्या प्रोटेक्ट करना चाहता है? तो प्रोटेक्टिव वो करना चाहता है जो लिबरल्स के बिलीव हैं। लिबरल्स क्या बिलीव करते हैं? तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो लिबरल्स बिलीव करते हैं कि ह्यूमन के पास क्या है? राइट हैं। और राइट, उन राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? उन राइट को प्रोटेक्ट करेगा स्टेट। कौन करेगा? स्टेट करेगा। और इस स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है। तो मतलब सिंपल सा आप यहाँ मान सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी है उसमें सिंपल सा यही बात माना गया है कि इसमें क्या होता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। और प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर हैं उसमें आप जेरेमी बेंथम हैं, जेम्स मिल हैं, ठीक है। और इवन उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की भी मांग की थी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का। अब आपका जो न्यू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो है प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए भाई कि व्हाट इज प्लुरलिस्ट एंड ये प्लुरलिस्ट मीन्स क्या होता है? तो प्लुरलिस्ट मीन्स सिंपल सा है कि प्लुरल मीन मोर देन वन। तो ये प्लुरलिस्ट ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है पावर किसी एक संगठन, एक पार्टी, एक इंडिविजुअल के यहाँ विजिट नहीं करती है, बल्कि ये विजिट करती है कई ग्रुपों में। और ये जो प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ये बिलीव करते हैं कि जो ऑल ग्रुप हैं डेमोक्रेसी में, उन सबके पास क्या होता है? इक्वल पावर होता है। क्या होता है? इक्वल पावर होता है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं आपके ये प्लुरलिस्ट थिंकर। अब यहाँ पर देखते हैं कि और इनका एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो मॉडर्न फिलोसफर थिंकर हैं, प्लुरलिस्ट फिलोसफर थिंकर है, वो आपके रॉबर्ट डॉल। उन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है द प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956। क्या लिखा है? द प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलियार्की।
और अब कॉन्सेप्ट ऑफ पोलियार्की क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। वो कहते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, मीन्स जो अभी एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज है, जैसे इंडिया हो गया या अमेरिका हो गया, जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज हैं, दे आर नॉट डेमोक्रेसी, दे आर पोलियार्की, दे आर पोलियार्की मीन्स। और पोलियार्की ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनका मानना है, रॉबर्ट डाहल का, कि जो डेमोक्रेसी होती है रियल में वो एक क्या है, आइडियल आइडिया है। क्या है? आइडियल है, मतलब आइडियल सिचुएशन है। और जो अभी भी सिचुएटेड हैं, जो डेमोक्रेसीज वर्क कर रही हैं, वो डेमोक्रेसीज क्या हैं? वो क्या हैं डेमोक्रेसीज? वो पोलियार्की हैं। क्या है? पोलियार्की। और पोलियार्की मतलब क्या होता है? पोलियार्की मतलब डिफॉर्म्ड डेमोक्रेसी, जो कि एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, 100% अप्रोप्रिएट नहीं है एग्जैक्ट टू द आइडियल डेमोक्रेसी, आइडियल डेमोक्रेसी के एग्जैक्ट नहीं है। वो 100% डेमोक्रेसी नहीं है, थोड़ा मतलब अप्रोप्रिएट है, बट वो 100% नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? रॉबर्ट डाहल कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट डाहल आल्सो डिस्क्राइब्स एज द गवर्नमेंट बाय वेरियस ग्रुप सोसाइटीज वेयर ईच ग्रुप ट्राइज टू अचीव इट्स नैरो ऑब्जेक्टिव थ्रू इलेक्टोरल। और रॉबर्ट डाहल ये भी कहते हैं कि इन्हीं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इसी पॉलियार्की में, मतलब वो मानते ही नहीं है कि, पहला पॉइंट तो वो मानते हैं नहीं कि जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी है वो 100% डेमोक्रेसी है, पहला पॉइंट। और वो कह रहे हैं कि इसी में जो डेमोक्रेसीज हैं, इसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कई ग्रुप मिल करके और ट्राई करते हैं पावर को कैप्चर करने के लिए, और वो कैप्चर किस मेथड से करना चाहते हैं? इलेक्शन से। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा रॉबर्ट डाहल कह रहे हैं। और रॉबर्ट डाहल कह रहे हैं कि ये जो पोलियार्की है, पोलियार्की आपका जो ये है पोलियार्की, अभी जो एग्जिस्टिंग मॉडर्न ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको वो डिफॉर्म्ड डेमोक्रेसी भी कहते हैं, या विकृत रूप ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, आपको बिगड़ा हुआ रूप डेमोक्रेसी का। तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या उसकी क्या क्या कंपोनेंट हैं जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज हैं? तो वो कहते हैं कि राइट ऑफ पॉलिटिकल लीडर टू कम्पिटिट फॉर वोट। सेकंड कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और राइट टू वोट होना चाहिए कि भाई उन्हें किसी को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, और राइट टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस। और आपका फिफ्थ है पॉइंट, वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो अभी जो एग्जिस्टिंग पोलियार्कीज़ हैं। और अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ना कि कोई एक ही डोमिनेट कर रहा हो जो आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ताकि वो मैनिपुलेट कर सके। इस बात का ध्यान रखते हुए कहते हैं। और एसोसिएशन ऑफ ऑटोनॉमी मीन्स एवरीवन हैज़ राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब सोसाइटी में सभी लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप को भी फॉर्म कर सकते हैं। फिर आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज डिपेंड्स ऑन वोट एक्सप्रेशन ऑफ अदर प्रेफरेंसेस, मीन्स कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वोट पर भी डिपेंड करती हैं, किस पे? वोट पर भी डिपेंड करती हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ द अदर प्रेफरेंसेस, ये भी ये कहते हैं कि इस चीज़ों को भी कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। तो इसको जनरल भाषा में आप बहुत आसान भाषा में समझिए तो ये इसका मतलब यही है कि पोलरिस्ट वो हैं जो ये बिलीव करते हैं कि पहली बार तो जो मतलब पावर होता है डेमोक्रेसी में, वो किसी एक में सेंटर्ड ना होकर के कई ग्रुपों में होता है, और उसमें जो पॉपुलर थिंकर हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं आपके, वो आपके हैं रॉबर्ट डाहल। और रॉबर्ट डाहल कहते हैं कि आपकी ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट कर रही है, वो वास्तव में डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो क्या है? डिफॉर्म्ड डेमोक्रेसी है। और इस डिफॉर्म्ड डेमोक्रेसी में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या क्या कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट को वो आठ पॉइंट में डिस्क्राइब करते हैं, जो ये है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस वो है आपका पोलिस्ट इलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं इलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो इलाइटिस्ट क्या होता है? इलाइटिस्ट मीन्स सम इलाइट क्लास। इलाइट मीन्स होता है कि कुछ मतलब फ्यू पर्सन या कुछ लोग जो है मिल करके रूल कर रहे हैं, या कुछ लोग डोमिनेट कर रहे हैं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को। अब पॉइंट आता है कि उनकी बिलीफ सिस्टम क्या है, किन के? इलाइटिस्ट के। तो इलाइटिस्ट बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए सेम, इट मीन्स देयर इज नथिंग लाइक डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बिकॉज द पीपल आर गवर्नड बाय इलाइट। मतलब उनका यही कहना है, उनका ये जो इलाइटिस्ट है कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? एक प्रकार का सेम है भाई। और इस सेम को का मतलब ये होता है कि भाई वास्तव में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, डेमोक्रेसी वास्तव में है ही नहीं।
क्यों? क्योंकि जो लोग गवर्न करते हैं या पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो तो कुछ ही लोग हैं, इलाइटिस्ट हैं। इलाइटिस्ट मतलब मिनॉरिटी हैं। तो जब माइनॉरिटी लोग जो हैं रूल कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजॉरिटी की बातें सुनी जाती हैं, और जब मेजॉरिटी की बातें सुनी जाती हैं तो क्या है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वास्तव में। ऐसा कौन कहते हैं? ये इलाइटिस्ट कहते हैं। अब हम कुछ इलाइटिस्ट थिंकर की बात कर सकते हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं, आप उनका कोट या उनके बुक्स को यूज कर सकते हैं एग्जाम में। वो हैं आपके गेनिटो मोस्का। गेनिटो मोस्का बहुत ही माने जाने जो है आपके इलाइटिस्ट थिंकर हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है द रूलिंग क्लास, जो लिखी गई है 1935 में। और गेनिटो मास्को बिलीव करते हैं कि ऑल सोसाइटीज़ टू क्लासेस ऑफ पीपल अपीयर, मतलब कोई भी सोसाइटी हो भाई उसमें दो लोग रहेंगे, दो ग्रुप रहेगी ही रहेगी। एक आपका होगा रूलिंग क्लास और एक होगा आपका रूल्ड क्लास। रूल्ड क्लास एंड रूलिंग क्लास मतलब एक ऐसा होगा जो शासन करेगा और एक ऐसा होगा जो शासित होगा। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा आपके गेनिटो मास्को कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिम मतलब वो कहते हैं कि द रूलिंग क्लास हैव सर्टेन मटेरियल इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सुपीरियरिटी ओवर दोज दे गवर्न। और ऐसा क्यों? मतलब जैसे ये कहते हैं कि सोसाइटी में दो लोग होंगे, टू ग्रुप होंगे, एक जो होगा आपका रूलिंग होगा, रूल कर रहा होगा, और एक आपका रूल्ड होगा। क्या होगा? एक रूल्ड होगा। अब आपका पॉइंट यहाँ आता है कि ये जो रूलिंग क्लास है इनके पास क्या ऐसी चीज़ होगी जो जिसकी वजह से ये रूल करेंगे। तो गेनिटो मास्को कहते हैं कि इनके पास कुछ मोरल इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से इनको सुपीरियरिटी होगी किनके ऊपर? ये जो रूल्ड क्लास। ऐसा कौन कहते हैं? गेनिटो मास्को। अब नेक्स्ट जो इलाइटिस्ट थिंकर हैं आपके, वो इलाइटिस्ट थिंकर हैं आपके विल्फ्रेड पेरेटो हैं। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है द माइंड एंड सोसाइटी। क्या लिखा है? द माइंड एंड सोसाइटी इन 1916। इन दिस बुक ही डिस्क्राइब्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलाइटिस्ट बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल कैरेक्टर। ये भी ये बात मानते हैं कि सोसाइटी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक इलाइटिस्ट होते हैं और एक जो होता है आपके जो लोअर क्लास के लोग हो सकते हैं या और जो भी मानते हैं। अब एक इलाइटिस्ट क्लास के लोग जो हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानते हैं आपके ये विल्फ्रेड पेरेटो। और ये न्यू कॉन्सेप्ट है कि इलाइटिस्ट में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। जैसे ये कहते हैं कि एक इलाइटिस्ट वो होते हैं जिनके अंदर फॉक्स की क्वालिटी होती है, मतलब लोमड़ी के गुण होते हैं। और एक इलाइटिस्ट वो होते हैं जिनमें क्वालिटीज़ होती है लायन की। तो अब लायन की क्वालिटी रखने वाला इलाइटिस्ट कौन है और फॉक्स की क्वालिटी रखने वाले इलाइटिस्ट कौन है? तो जो लायन की क्वालिटी रखने वाले इलाइटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी भी चीज़ को या डोमिनेशन जो अचीव करना चाहते हैं वहाँ पर वो क्या करेंगे? फोर्स या वायलेंस का यूज करेंगे। और जो फॉक्स क्वालिटी के हैं वो कनिगनेस यानी कि अपनी चतुरता यानी अपनी दिमाग को इस्तेमाल करना और अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल सा मतलब यही है, ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी में जो इलाइटिस्ट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार किस आधार पे होते हैं? साइकोलॉजिकल ट्रेट पे। और इसमें से फॉक्स क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं जो अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, और जो लायन क्वालिटी वाले होंगे वो किसका इस्तेमाल करेंगे? वायलेंस और फोर्स प्लस फोर्स। तो ये तो बात है। अब नेक्स्ट जो इलाइटिस्ट थिंकर हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट इलाइटिस्ट थिंकर आपके हैं, एक मिनट, नेक्स्ट इलाइटिस्ट थिंकर हैं आपके रॉबर्ट मिचेल। कौन है? रॉबर्ट मिचेल ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है द पॉलिटिकल पार्टीज इन 1915। और मुझे लगता है आप लोगों को ये बुक अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बुक याद करेंगे तो इसका बेनिफिट मिलता है आंसर में मेंशन करने से। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ये कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पावर जो है कुछ ही लोगों के हाथों में सेंटर्ड होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल ग्रुप होती है। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है आयरन ऑफ लॉ ऑफ ओलिगार्की। कौन?
ये रॉबर्ट मिचल्स का दिया हुआ है। ये लोग कौन थे जो हम डिस्कस किए हैं? ये लोग जो थे क्लासिकल इलाइटिस्ट थिंकर थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो है क्लासिकल कंटेम्प्रेरी इलाइटिस्ट थिंकर। तो कंटेम्प्रेरी इलाइटिस्ट थिंकर हैं आपके जोसेफ शिम्पेटर। कौन है? जोसेफ शिम्पेटर। उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा है, उस बुक का नाम था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन 1942। और अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ नॉट द केस दैट people have no power in democracy. He said that elitists are not a unified but a fractured body. He said that the classical model of democracy is unrealistic and undesirable because in modern democracy direct participation is not possible. He says that in place of mass participation there would be division of power among elitists because of division of power will lead to more liberty to masses. इनका कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जो कॉन्सेप्ट क्लासिकल इलाइटिस्ट ने दिया था, क्लासिकल इलाइटिस्ट थिंकर ने दिया था, वो क्या है? अनडिजायरेबल और अनरियलिस्टिक और अनडिजायरेबल है। ठीक है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं भाई लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं लोगों का पार्टिसिपेशन है। कौन कह रहा है ऐसा? ये कह रहे हैं आपके जोसेफ शिम्पेटर कह रहे हैं, क्योंकि लोग इनडायरेक्टली तो पार्टिसिपेट करते हैं ना, इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन क्या होता है? ये कई ग्रुप को फॉर्म करता है, और कई ग्रुप को फॉर्म करना मतलब क्या होता है कि इसमें पावर का डिवीज़न होता है। और पावर का डिवीज़न क्या करता है कि ये मासेस को बहुत ज़्यादा लिबर्टी प्रोवाइड कराती है। ऐसा कौन कहते हैं? जोसेफ शिम्पेटर। अब उसके बाद में आते हैं जो इलाइटिस्ट थिंकर हैं, बहुत फेमस इलाइटिस्ट थिंकर सी राइट मिल्स। इन्होंने बुक लिखा है द पावर इलाइट इन 1956। और इन्होंने अपने बुक में इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे इन्होंने जनरली स्टडी किया है किसके बारे में, यूएसए के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो वहाँ की जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल सिस्टम का, उसको स्टडी किया। और उन्होंने वहाँ पर जो सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड किया है कि एक दो जो बिजनेस क्लास है वहाँ पर, कहाँ पर? अमेरिका में, जो किससे रिलेटेड है? डिफेंस सेक्टर से। ये और वहाँ की जो मिलिट्री है और वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो प्रेसिडेंट के अराउंड रहते हैं, उनके करीबी होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और यही इलाइटिस्ट क्लास हैं कहाँ के? यूएसए के, जिनकी वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस इम्पैक्ट होते हैं, बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, नई डिसीजन लिया जाता है, ये सब इम्पैक्ट करते हैं। ये ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं सी राइट मिल्स, क्योंकि इनके हाथ में पावर कंसंट्रेटेड होता है, जो इलाइटिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग देखते हैं इलाइटिस्ट थ्योरी के एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर के, जिनका नाम है एंथनी डाउन्स। एंथनी डाउन्स जो है क्या करते हैं? इन्होंने एक बुक लिखा है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कहते हैं कि इलेक्टोरल competition creates a political market in which politician acts like entrepreneur. Their aim is to get government. According to him, individual votes believe and behave like consumers. They vote for the party which fulfill their preference. It is the system of open competition election that guarantees democratic rule. मतलब इनका भी वही कहना है कि भाई जो बिलीव करते थे क्लासिकल इलाइटिस्ट, जो क्लासिकल इलाइटिस्ट बिलीव करते थे, वो क्या है? गलत है। क्या है? क्लासिकल इलाइटिस्ट का बिलीव गलत है। और वहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेसी में, और लेकिन कैसे होता है डेमोक्रेसी में? तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो लोग, जो लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं? जो लीडर हैं वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं। और एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हुए वो अपने जो एजेंडाज हैं, अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं। ठीक है। और इस बात को रखने के बाद क्या मिलता है? उन्हें लोगों का सपोर्ट मिलता है, और उस सपोर्ट के आधार पर क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट को बनाते हैं, और उस गवर्नमेंट को बनाने के बाद वो रूल से शासन करते हैं। तो एक प्रकार का लोगों का ही शासन हुआ ना। तो ये कौन कह रहा है? एंथनी डाउन्स। और एंथनी डाउन्स क्या है? एक प्रकार के माने जाने इलाइटिस्ट थिंकर हैं। तो आज के लिए यहाँ तक, और कल नेक्स्ट सीरीज में हम डेमोक्रेसी के अदर थ्योरीज को अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।